आदर आदाब समस्त सीमांचल वासियों को मेरा प्रणाम। आप सबों की तरह मैं भी बहुत कुछ सुन रही हूँ और बहुत कुछ देख रही हूँ। अपने आसपास की इस बदलती फिजा को जी रही हूँ। टेलीविज़न के कई चैनलों में इस 17वीं लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा पर चलने वाली इस अंतहीन बहस को भी मैं देख रही हूँ और आम लोगों की मानसिकता देखकर जिस तरह से आप हतप्रभ हैं उसी तरह मैं भी हतप्रभ हूँ। अब समझ में आ रहा है कि हम अक्सर जिस मानसिक स्वतंत्रता की बात करते हैं वो मानसिक स्वतंत्रता वाकई में आखिर किस चिड़िया का नाम है। हम पर विदेशियों ने हजारों वर्षों से अधिक समय तक शासन किया, इसलिए अब इस देश के आवाम की यह विचारधारा बन गई है कि सार्वजनिक मुद्दों पर अपनी राय थोपने का जन्मसिद्ध अधिकार भी उन तथाकथित विदेशियों को ही है और इस पर कोई भी निर्णय लेना उन्हीं की जिम्मेवारी है। सचमुच आज 131 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के इस देश ने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को खो दिया है, क्योंकि हमें पता है कि अपनी समस्या हम खुद ही हल नहीं कर सकते। उम्मीद है कि 17वीं लोकसभा में सरकार जिसकी भी बने वो स्टॉक मार्केट को अपना आदर्श नहीं बनाएगी, क्योंकि हमेशा से हमने यही देखा है कि यदि सेंसेक्स की उछाल पर ध्यान रखा जाए तो सरतिया लोग छूट जाते हैं, आम जनता का व्यापक हित पीछे छूट जाता है, हम पीछे छूट जाते हैं, आप पीछे छूट जाते हैं। और आज इस लोकतांत्रिक देश के मुखिया मोदी जी हैं, कल राहुल जी हो सकते हैं और परसों केजरीवाल जी या फिर कोई और जी। पर असल मुद्दा ये है कि राजा कोई भी बने पर इस देश का जो रंग है वो कभी न रोए। हर सरकार इस अहम बात का ध्यान रखे, बात बस इतनी सी है। आमीन। कई दिनों से इन्हीं सब संवेदनशील मुद्दों पर मेरी आप सबसे रूबरू होने की इच्छा थी। भूमंडलीकरण के इस स्वर्णिम दौर में सोशल मीडिया ने हमारे और आपके बीच के इस वैचारिक जो रिश्ता है उसको बहुत मजबूती प्रदान की है और उस रिश्ते की मजबूती से आज आप सबों के सामने मैंने इस चुनावी महासमर के दौरान इस बेहद अप्रासंगिक विषय पर, जिसका नाम है युवा को देश की राजनीति का हिस्सा क्यों बनना चाहिए, पर दो शब्द मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। और अपने आप में इस वृहद विषय की शुरुआत मैं अपने सीमांचल के होनहार युवाओं से ही करना चाहूंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं 11,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला लगभग 1.5 करोड़ की आबादी को समेटे आज हम सब के सीमांचल की सबसे जो बड़ी अनिवार्य आवश्यकता है एम्स, उस पर गत 30 जनवरी को 2019 को सहरसा, 17 फरवरी 2019 को मधेपुरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज के बाद 25 फरवरी को सौर बाजार प्रखंड परिसर में भी आयोजित यह महापंचायत पूरी तरह सफल रही थी और इसके लिए सीमांचल वासियों का मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। खासकर उन युवाओं का, उन युवा कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बिना दिन रात की परवाह किए इसे एक व्यापक, बहुत वृहद स्तर पर एक व्यापक जन आंदोलन में तब्दील कर दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गौतम कृष्ण के मार्गदर्शन में पीपुल्स पावर की टीम की इस संघर्ष यात्रा की गूंज दिल्ली की सड़कों पर जोर शोर से सुनाई देने लगी है। अब बस इस गूंज को संसद भवन तक पहुंचाना है और इसके लिए पूरे जो सीमांचल से एकजुट होने की अपेक्षा है। अन्य राजनीतिक पार्टियों के युवाओं से, सदस्यों से भी अनुरोध है कि वो सब दलगत राजनीति की भावना से ऊपर उठ जाए और ऊपर उठकर एम्स के मुद्दे पर आज पूरी ईमानदारी से एकजुट हो जाए। 11,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला लगभग 1.5 करोड़ की आबादी को समेटे हुए जो अपना सीमांचल है उसे एम्स जैसे हेल्थ सेंटर का जो इंतजार है वो एक मुद्दत से इंतजार है। सीमांचल में एम्स जैसी स्वास्थ्य संस्थाओं की जरूरत एक अरसे से महसूस की जा रही है। हम सब महसूस करते हैं इस बात को, भले ही इसे एक्सप्रेस करने में कहीं कमी रह जाए, कोई अन्य समस्या आ जाए, लेकिन इसकी जो कमी है वो हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। आज हमारे सीमांचल में एकमात्र सहरसा ही केंद्र सरकार के द्वारा एम्स निर्माण के लिए प्रस्तावित सभी शर्तों को पूरा कर रहा है। सरकार द्वारा अधिगृहित 217 एकड़ जमीन के साथ यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज का न होना, दूर दराज के क्षेत्रों से संपर्क में बने रहने के लिए हवाई अड्डे का मौजूद होना, रेल स्टेशन और बस स्टैंड से जो प्रस्तावित भूमि है उस प्रस्तावित भूमि की दूरी नजदीक होना, सघन आबादी वाला क्षेत्र, ऊंचा और बाढ़ के पानी से अप्रभावित और प्रस्तावित जो
जो बाढ़ के पानी से अप्रस्तावित भूमि है, उस भूमि का मौजूद होना और आर्थिक रूप से पिछड़ा इलाका होना, ये सब मिलाकर आज सहरसा सीमांचल में एम्स निर्माण के लिए सबसे मुफीद इलाका है। मेरा आप सबों से यही अनुरोध है कि कृपया आप सब सीमांचल में एम्स निर्माण के लिए शुरू किए गए इस अभियान को सफल बनाएं और एम्स निर्माण के हर चरण में अपनी सक्रिय सहभागिता दें। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे कहनी है कि अगर हम सब सीमांचल वासी एम्स के इस मुद्दे पर आज पूरी एकजुटता से खड़े हो जाएं और इस बात की परवाह ना करें कि सीमांचल में एम्स निर्माण का जो श्रेय है वो श्रेय किसे मिलेगा, तो शायद हम सब इस 17वीं लोकसभा सत्र में ही एम्स जैसे हेल्थ सेंटर को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। और ध्यान रहे कि ये हमारी जो ये छोटी सी समझ, छोटी सी राजनीतिक समझ कालांतर में एम्स जैसे एक बड़े संस्था को जन्म देने का कारण बन सकती है। और वैसे भी आप सब जानते हैं कि राजनीति अपने मूल जो स्वरूप में समाज सेवा का एक वृहद रूप है। राजनीति में कोई भी हमारा अस्थाई मित्र या अस्थाई शत्रु नहीं हो सकता है और कोई भी जो बड़ी बीमारी है, कोई स्वास्थ्यगत समस्या है, संक्रामक रोग है, आप पर आक्रमण करने से पहले ये नहीं देखता है कि आप किस राजनीतिक दल के सदस्य हैं। इसलिए एम्स जैसे मुद्दे पर छोटी से छोटी राजनीतिक गुटबाजी या मूर्खता भविष्य में हमें बहुत भारी पड़ जाएगी। आज अपने सीमांचल में एम्स जैसे बेहतर जो चिकित्सा सुविधा है उसका पूर्णतः अभाव है और प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों के नकारात्मक वर्चस्व, व्यवसायिक दृष्टिकोण, आर्थिक मनमानी के कारण समाज के कई प्रबुद्ध जो वरिष्ठ जन हैं, प्रियजन हैं, उन सबों को असमय काल कल्वित होते देख सीमांचल के लिए एम्स जैसे हेल्थ सेंटर का संकल्प लेना हम सब सीमांचल वासियों की प्राथमिकता में शुमार होना ही चाहिए। क्यों ना इस 17वीं जो लोकसभा चुनावी महापर्व पर हम सब युवा श्रोता या सोता की बनने की बजाय सरोता बनने और बनाने का संकल्प लें, क्योंकि सबसे खतरनाक है सब कुछ शांति से सहन कर लेना, घर से निकलना काम पर और वापस घर लौट जाना। जिस दिन इस देश का सबसे कमजोर और गरीब व्यक्ति डरना बंद कर देगा, भ्रष्ट तंत्र के आगे गर्दन नहीं झुकाएगा, उसी दिन ये देश वास्तविक आजादी के एहसास को प्राप्त कर लेगा। तभी जाकर सही मायनों में अस्थायी बदलाव भी आएगा। हम अगर गौर करें तो आज पाएंगे कि समस्या की जड़ में आज भी राजनीतिक तंत्र ही है। संविधान की मूल भावना अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आपने ये नोटिस किया होगा कि संविधान की जो मूल भावना है, जिसमें कहीं भी किसी राजनीतिक दल का जिक्र तक नहीं है, कि विपरीत यह देश आज राजनीतिक दलों के चंगुल में ऑलरेडी फंस चुका है। जनप्रतिनिधि आज जनता के नहीं बल्कि अपनी पार्टियों के प्रतिनिधि बन चुके हैं और इसलिए उन्हें जनता की समस्याओं से व्यवहारिक तौर पर बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह गया है। भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि राजनीतिक दलों का आपसी विरोध सिर्फ चुनाव मैदान तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि वो अक्सर राष्ट्र के विकास में भी बाधाएं उत्पन्न करता नजर आ जाता है। अमेरिका में मैं देखती हूँ कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन जो पार्टियां हैं वो चुनाव में एक दूसरे के विरोध में जी जान से लड़ती हैं, पूरी ताकत से लड़ती हैं, लेकिन देश के लिए उनका नजरिया एक समान होता है। और सच तो ये है कि हमारे देश में सेकुलर और कम्युनल की जो शाश्वत लड़ाई है, उस लड़ाई में राजनीति के मूल मुद्दे यानी देश का विकास, जनता की जरूरतें काफी पीछे छूटते जा रहे हैं। विदेशी भगाओ स्वदेशी अपनाओ की नीति पर अमल हो सबके द्वारा। देश हित से बढ़कर कुछ है? आप बताइए। देश हित से बढ़कर कुछ भी नहीं था, नहीं है और न ही कभी होगा। और रही बात राजनीति की, तो वो अपने मूल रूप में समाज सेवा का एक बहुत बृहद रूप है और जब जब हम इसके वास्तविक स्वरूप को बदलने की वाहियात कोशिश करेंगे तब तब इसके दुष्परिणाम हम सबको देखने को मिलेंगे। राजनीति को पूर्णतः जन सेवा के रूप में स्थापित किए बगैर लोकतांत्रिक व्यवस्था से भ्रष्टाचार को कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। इसे बिना किसी प्रतिवाद के मान लेने में ही आज हम सब की भलाई है। अब हम आते हैं अपने आज के विषय पर कि युवा को आखिरकार देश की राजनीति का हिस्सा क्यों बनना चाहिए। यहाँ एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगी
कि योग्यता और पात्रता तो वक्त तय कर ही देता है, पर पहले राजनीति के प्रति आवाम की माफ कीजिएगा आवाम की, खासकर युवाओं की मानसिकता तो सकारात्मक हो जाए, क्योंकि सबसे पहला कदम है। हर क्षेत्र के अनुभवी व योग्य युवा राजनीति में आकर लोकतंत्र को और भी मजबूत करें। वर्तमान राजनीति के दौर में अपनी सक्रिय सहभागिता दें, फिर चाहे आप जिस भी रूप में दें। आज राजनीति में युवाओं की कम सहभागिता के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था काफी हद तक जिम्मेदार है। ये सच है, मैं इसे मानती हूँ। और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ही कुछ बदलाव अपरिहार्य है। बस राजनीति में आज कोई युवा डर कर नहीं जाए, अपने तयशुदा करियर में जो उसने अपने खुद के लिए तय किए हैं उसमें असफल होकर नहीं जाए, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ जाए, एक स्पष्ट मानसिकता के साथ जाए और एक प्रॉपर विजन के साथ जाए। तो ये बहुत अच्छा संकेत है और मुझे नहीं लगता कि देश के लिए इससे बड़ा संकेत, वर्तमान राजनीति के लिए इससे अच्छा संकेत और कुछ हो सकता है। भले ही आप इसे फौरी तौर पर थोड़ी देर के लिए ये माने कि शायद ये प्रशासन की या अन्य उस विधा की हार है जिस विधा का जानकार वो व्यक्ति है, वो युवा है, पर व्यवहार में हार जीत की यह भावना एक व्यापक लक्ष्य के सामने बौनी ही पड़ जाएगी, क्योंकि राजनीति हो या प्रशासन हो या कोई और क्षेत्र हो, अंतिम उद्देश्य क्या है? हमारे इतने दौड़ भाग का, हमारे जो ज्ञान पिपासा है, हम जिसके लिए सुबह से शाम एक कर देते हैं, हम जो ज्ञान प्राप्ति के अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? यही है ना कि बड़ी संख्या में आवाम के जीवन स्तर को, उनके जो आर्थिक स्तर को और उनके जो मानसिक स्तर को ऊंचा और ऊंचा कैसे उठाया जाए, उन्हें एक बेहतर इंसान और संवेदनशील नागरिक बनाने में व्यक्तिगत तौर पर क्या सहायता की जाए। बात युवाओं के द्वारा देश की राजनीति को सकारात्मक तौर पर लेने की है, और ये तब तक व्यवहारिक तौर पर सफल नहीं हो सकता है जब तक कि वह खुद इसमें सक्रिय भागीदारी न करे। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि राजनीति का दायरा व्यापक है और बात हार जीत की नहीं है, देश की राजनीति को सकारात्मक तौर पर लेने की है और सफलता और असफलता की भावना से ऊपर उठकर इसके लिए अपना एक सार्थक प्रयास करने की है, उसे एक विजन के तौर पर लेने की है और उस एक स्पष्ट मानसिकता के साथ जहां आप गए हैं उस मानसिकता के तहत आपको काम करने की जरूरत है। राजनीति का दायरा जो है वो बहुत व्यापक है, बात हार जीत की नहीं है और सफलता असफलता की भी नहीं है। इसमें आप अपना सक्रिय योगदान करें, बात इतनी है। वरना हमारी उपेक्षा से कहीं ऐसा ना हो कि सरकार का एक गलत निर्णय, एक गलत संविधान संशोधन करोड़ों लोगों को नकारात्मक तौर पर प्रभावित कर दे। और एक जरूरी बात जो आज का युवा वर्ग सोचता है कि पहले आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूत और सुरक्षित हो लिया जाए, फिर इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाए, तो ये जान लें कि आर्थिक और सामाजिक मजबूती भी इसके लिए आज उतनी मायने नहीं रखती है जितनी कि हमारी राजनीति के प्रति हम सबकी जागरूकता और सकारात्मक सोच मायने रखती है। और ये सकारात्मक जो जुझारूपन है वो कमाल कर सकता है, आप इस पर विश्वास करिए। और यहाँ हर कोई विधानसभा और लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है, संभव ही नहीं है, पर वो जागरूक जरूर हो सकता है ताकि सही उम्मीदवार संसद तक पहुंचे। बात बस इतनी सी है। और देश की राजनीति को सकारात्मक तौर पर लेना एक समर्पित नागरिक की पूंजी है। जिस देश में 200 सालों की गुलामी का इतिहास रहा हो, वहां के नागरिकों में, खासकर युवाओं में, जो आगे जाकर देश का भविष्य है, राजनीति के प्रति उदासीनता, किसी भी तरह की राजनीतिक उदासीनता तर्कपूर्ण नहीं कही जा सकती है। भारतीय लोकतंत्र में व्याप्त जो वोट आधारित चुनाव प्रणाली है वो मूलतः सीट आधारित है और संभवतः इसी प्रणाली के कारण क्या होता है कि कई बार गलत उम्मीदवार सत्ता का सुख ले जाता है और जिसका वो वाकई हकदार नहीं होता है। इस नीति से राजनीतिक पार्टियों को जहां फायदा तो होता ही है और वहीं नुकसान भी कम नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि आज राजनीति में जाकर केवल चुनाव प्रक्रिया में जाने की जो युवाओं की जो जिद है उसे बिल्कुल तर्कपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।
क्योंकि किसी भी संगठन को चलाने के लिए 100 काम होते हैं, जिसमें से एक काम चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बनना है। चुनाव प्रक्रिया से गुजरने के अलावा 99 काम और भी हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता, और यही वर्तमान राजनीति का सबसे बिगड़ा हुआ स्वरूप है। मैं समझती हूँ कि इससे ज्यादा बिगड़ा हुआ स्वरूप और कुछ नहीं हो सकता, जो कुर्सी से शुरू होकर कुर्सी पर खत्म हो जाता है। हर टीवी चैनल पर लगभग हर दिन आजकल यही विषय छाया हुआ है। असल मुद्दा ही गौन है। खुदा न खास्ता अगर आजादी के वक्त ऐसी विचारधारा हमारे नेताओं ने रखी होती तो पता नहीं आज हम सब कहां और किस हाल में होते। वास्तव में ये हमारी क्षेत्राधिकार की चीज है ही नहीं। हमारे बस में बस इतना है कि बतौर एक सक्रिय विचारवान वो कर्मठ सदस्य के तौर पर हम सब अपने जो संगठन है उसके लिए क्या कर पाते हैं, अपने उस संगठन को क्या दे पाते हैं, और उस माध्यम से विशाल जो जनसमूह है उसके जीवन स्तर को उठाने में अपना कितना योगदान कर पाते हैं। इस 17वीं लोकसभा के लिए जिन लोगों को टिकट मिला उन्हें बधाई, और जिन्हें नहीं मिला उन्हें पहले वाले की तुलना में 100 गुना अधिक बधाई, क्योंकि ये ही संगठन रूपी इमारत के नींव का वो पत्थर है जिस पर जो ये पूरा इमारत है उसकी जो बुनियाद है वो टिकी हुई है। राजनीति अपने मूल रूप में समाज सेवा का वृहद रूप है। ये मैं बार बार बोलूंगी इस बात को, क्योंकि यही हमारा की पॉइंट आज के इस जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ वो यही है कि राजनीति अपने मूल रूप में समाज सेवा का वृहद रूप है। हम जब भी अपने स्वार्थ के लिए इसके मूल स्वरूप को बिगाड़ेंगे हमें असंतोष के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। फिर चाहे हम कितनी भी ऊंची कुर्सी क्यों ना हासिल कर लें, असली जननायक वो नहीं है जिसने कुर्सी पाली, बल्कि वो है जिसने अपने कार्यों से विशाल जनसमूह के दिल में जगह पाली है। कुछ लोग सियासत करते हैं, कुछ लोग बगावत करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल शिकायत करते हैं। विगत कुछ वर्षों